नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कहावत है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ईश्वर हर एक कोने में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। हमें और आपको कई बार भ्रम हो जाता है और हम निराश हो जाते हैं और लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। मित्रों, आज मैं पिछले 5 साल में सारी मीडिया की पूरी ताकत लगी रही, अदालतों में सब कुछ जोर आजमाइश होती रही, सुशांत के वकील सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होते रहे, हमारी पीआईएल लग गई, इंटरवेंशन फाइल हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन आज जो मोड़ आया है दिशा और सुशांत के मामले में, वो आपको हैरान कर देगा और गुनहगारों को जेल भेजने की सारी तैयारी कर दिया। अब कोई कोई नहीं बचा सकता। अब तक तो यह बात हो रही थी कि हमारे पीआईएल का एडमिशन होना है, उस पर बातचीत होनी है। अब कौन सा? तो एक तरफ गुनहगार अपनी साजिश कर रहे थे, हम लोग भी तैयारी कर रहे थे, हम भी गुगली फेंक रहे थे, चाइनामैन डाल रहे थे, लेग ब्रेक डाल रहे थे, ऑफ स्विंग, इन स्विंग, क्रिकेट के सारे आयाम इस गेम में डाल रहे थे और हम देख रहे थे कि गुनहगार की साजिश किस किस दिशा में कैसे कैसे हमारी गुगली को, हमारे चाइनामैन को, हमारे लेग ब्रेक को, हमारे ऑफ स्पिन को झेलती है। आज सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है एडवोकेट नीलेश ओझा की और उनकी पूरी टीम की, उनकी 50 वकीलों की पूरी टीम की, वो अतुलनीय, अप्रतिम और अनपैरेलल है। आप सबको, देश के सभी एसएसआर वॉरियर को, सुशांत और दिशा के प्रशंसक को, उनके लिए न्याय की मांग करने वालों को, सबको आज उनको बधाई देना चाहिए। उनकी तारीफ में आपको कसीदे करने ही पड़ेंगे, पढ़ने ही पड़ेंगे। दिशा के पिता ने कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर दिया है और अब वो एफिडेविट के आधार पर सुनवाई शुरू होगी। ये सबसे बड़ी खबर मैं आज पहली बार क्यूवाइब नेटवर्क आपके साथ शेयर कर रहा है। अभी तक तो यह हो रहा था कि दिशा के पिता और माता दोनों ने कह दिया है कि कोई जांच नहीं होनी चाहिए, हम जांच से संतुष्ट हैं। आपको याद होगा नितेश राणे के खिलाफ किस प्रकार से षड्यंत्र करके उनके खिलाफ कंप्लेन करवाया गया, इसी दिशा के पिता और माता से। लेकिन आज दिशा के पिता, दिशा की माता, सब लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए खड़े हो गए। 5 साल लग गया, लेकिन आज वो अदालत की दहलीज पर पहुंच गए हैं। इस बारे में पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ स्वयं हॉर्सेस माउथ आप सुनेंगे। एडवोकेट नीलेश ओझा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ क्यूवाइब नेटवर्क पे। मैं समझता हूं कि ये पहला ब्रेकिंग और देश के लिए आज एक आशा की किरण। नीलेश जी, क्या हुआ, कैसे ये मन में तब्दीली हुई और कैसे ये एफिडेविट तैयार हो गया? दिशा के पिता ने कैसे अपना मन बना लिया कि हमें न्याय पाना है? देखिए, सबसे पहली चीज, दिशा के पिता ऑब्जर्व कर रहे थे क्या एक्टिविटी हो रही है मीडिया में, और खास करके उनके वर्ड है क्यूवाइब नेटवर्क आशुतोष पाठक जी को हम सुनने के बाद में हमको ये आशा होगी कि ये पर्सन जो है ये ऑनेस्ट है, ब्रेव है और ये मैनेज नहीं हो सकता है। ऐसा जब उनको ये कॉन्फिडेंस उनके मन में आया, फिर उन्होंने आपसे तो बात किया, आपके चैनल पे आए और वो रशीद खान पठान साहब का पिटीशन, अपना काम, कोर्ट के डेवलपमेंट सब देख रहे थे। अब उसके बाद में, जैसा कि आप बेहतर जानते हैं, कुछ चीजें हम बताएंगे नहीं, और जरूरी भी है कि वो जो इसमें जिन जिम्मेदार पुलिस अधिकारी, ईमानदार पुलिस अधिकारी और आई विटनेसेस ने जो इसमें रोल अदा किया, वो हम बताएंगे नहीं। वो
आइन वक्त पे रखेंगे इनको ऐसे ही सर्जिकल स्ट्राइक देने के लिए। तो वो विषय हुआ। फिर अपने जो वकील साहब है ईश्वर लाल जी अग्रवाल एंड टीम, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एफिडेविट तैयार किया। और इम्पोर्टेंट चीज, उन्होंने जो डिमांड की है कोर्ट में, इस पीआईएल के अंदर में एक एप्लीकेशन लगाया है। उन्होंने कहा है कि पिटिशनर को डायरेक्शन दी जाए कि इसमें हमको को पिटिशनर कर ले। मतलब वाह। अभी पिटिशनर दो रहेंगे, एक रहेंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन रचित खान पठान, और पिटिशनर नंबर 2 रहेंगे दिशा सालिया एंड उनके फैमिली वाइफ जो भी है। तो ये इस तरह से ये अभी पिटिशन कन्वर्ट होने वाली है पीआईएल। तो मेरे ख्याल से ये आरोपी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। और ये उन तथाकथित पेड़ जो उनके या तो पेड़ थे या तो कुछ बेवकूफ थे जो सवाल उठा रहे थे पूरे प्रोसेस पे, या फिर जिनको लॉ नहीं समझता था, ऐसे भी लोग होंगे। तो उनको सबको इस स्टेप से जवाब मिल गया है। तो दिशा के पिता के इस एफिडेविट का कितना बड़ा सिग्निफिकेंस हो गया है अब इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि 5 साल तक तो यह कहा जा रहा था, संजय राउत के आपने कई बार बयान सुने होंगे, शिवसेना के कई नेताओं के बयान आए थे कि भाई जब दिशा के माता पिता नहीं चाहते हैं तब कौन यह खामखा ये आना चाहते हैं। उस लिहाज से इस पिटीशन का और इस एफिडेविट का क्या महत्व है? देखिए, सबसे पहली चीज मैंने तो पहले क्लियर कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट का लॉ भी है, लोकस कोई मायने नहीं रखता है, तीसरा व्यक्ति भी क्रिमिनल लॉ को सेट इन मोशन कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब वो इफ्स बर्ड्स किंतु परंतु सब तो खत्म हो गए हैं। अब सीधा है एक उस लड़की का पिता जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, जिसका मर्डर हुआ है, वो कोर्ट के सामने है, एक सीनियर सिटीजन, और वो न्याय मांग रहा है। अब ना तो सरकार ना तो कोर्ट, इनको वो जो लूप होल्स थे वो लूप होल सारे बंद हो गए। अभी सिर्फ टू द पॉइंट की बात होगी। और अभी कैसा है कि इनके एफिडेविट में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। इस केस में इन्होंने क्या कहा है कि जो देखिए, आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए किशोरी पेडनेकर इनके घर पे गई, जो उस समय मुंबई की मेयर थी। उन लोगों ने खुद ने ही कंप्लेंट बनाकर लाया नीतीश राणे जी के खिलाफ, इन लोगों का साइन लिया, फाइल किया, तुरंत एफआईआर रजिस्टर भी करवा दिया, इनको पता भी नहीं। और एफआईआर रजिस्टर करके नोटिस भी चला गया नीतीश राणे और नारायण राणे जी को, और उनको पूछते तुम्हारे पास सबूत क्या है बताओ। तो ये जो हुआ था, और ये दिखाने का प्रयास किया गया कि दिशा सालियान के माता पिता को ये केस आगे बढ़ाने में रुचि नहीं है, और इसको उनके जो पेड मीडिया थे और राजदीप सरदेसाई जैसे जो लोग थे जो इसको मतलब ऐसी चीजें को नैरेटिव बना बना के पब्लिक को गुमराह कर रहे थे, आरोपी को ग्लोरीफाई कर रहे थे, ये सब के मुंह पे तमाचा है। और सिर्फ तमाचा नहीं है लॉ की भाषा में, इसमें ये सब आरोपी बनेंगे सेक्शन 120 बी ऑफ आईपीसी रीड विद सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो ये सब आरोपी बनने वाले हैं, और इसमें न्यूज लॉन्ड्री भी आरोपी बनने वाला है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी है, अभी ये इसकी कई चीजें बाहर नहीं बताई जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट चीज है वही हम लोग बता रहे हैं। नहीं तो अब तो अदालत के ऊपर एक सबसे बड़ा चेकमेट हो गया, क्योंकि अभी एप्रीहेंशन हो रहा था। आपको याद होगा कि जब सुशांत के पिता का इंटरव्यू स्मिता प्रकाश के ऑर्गेनाइजेशन एएनआई ने लिया था, तो सुशांत की बहन उस पर गुस्से में थी, और उनका गुस्सा कुछ हद तक जायज भी था। लेकिन
कुछ हद तक थोड़ा उनको नियंत्रण में रहना चाहिए था। मैं तो यही कहूँगा कि उनको थोड़ा-सा गुस्से को नियंत्रण में रखना चाहिए था। कुछ हद तक उनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि वो बार-बार कह रहे थे कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि जब चुनाव आता है, जब आपको इस मुद्दे से कुछ पाना होता है, तो इस मुद्दे को उठा देते हैं और फिर इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो उनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ था। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि पीआईएल के ऊपर भी उन्होंने एक सवाल उठाया था। वो उस तरह का सवाल नहीं था, उनका एक सवाल था कि पीआईएल अभी फाइल हुआ है, उनका एडमिशन नहीं हुआ है। तो ये बहुत सारे एसएसआर वॉरियर ये सवाल कर रहे थे कि पीआईएल का एडमिशन होगा कि नहीं होगा। एडमिशन होना ही था, 100% होना था। लेकिन उसमें ये थोड़ा-सा फुटबॉल खेल सकते थे। तो क्या अदालत के ऊपर एक सबसे बड़ा जो चेकमेट है, जो चेक है, सह है, वो अदालत के ऊपर अब लग गया है। अब वो इधर-उधर नहीं घूम सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो आपकी प्लानिंग चल रही थी पीछे, पहले आपने पीआईएल डाला, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपके आपके संपर्क में ये थे और ये करना चाहते थे, लेकिन आपने पहले पीआईएल डाला और ये जो मास्टर स्ट्रोक है अब कि दिशा के पिता अब उसी में अपना प्रेयर लगा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बचने का कोई रास्ता आपने दिया है। तो मैं तो आप हैट्स ऑफ कर रहा हूं आपको नीलेश जी, कि एकदम से आप एकदम क्रिकेट खेल रहे थे इस पूरे मामले में। इसको कहते हैं लॉ, लॉ के हिसाब से आपने सबको पहले कहा कि आ जाओ इधर है इधर है इधर है। वो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का चलता है ना एक मसाला का, कि इधर है इधर है। तो आपने कहा कि इधर पीआईएल है और इधर आपने एफिडेविट लगा दिया। तो अब कोर्ट के बचने का रास्ता नहीं है। अभी किसी के बचने का रास्ता नहीं है। आप एक गौर कीजिए कि सिटीजन कोर्ट लगा था, देखिए उसके जी। बाद में पीआईएल फाइल हुआ। हमको हम ये सब टेस्ट कर रहे थे कि ये राक्षस की जान कौन से तोते में, वो कौन सी चीजें क्या। तो आपने गौर किया, जिस दिन रिया चक्रवर्ती और राजदीप सरदेसाई पे कंटेम्प्ट फाइल हुआ, उस दिन भागे भागे कौन आ गए, आदित्य ठाकरे कोर्ट में आ गए। पहली बार बाहर निकल के आए वो कभी नहीं तो कोर्ट में गए नहीं थे। तो ये जो चल रहा था ना सब, इन ठीक है कई स्ट्रैटेजी अभी बाजी में रखते, लेकिन जब हो गया आदित्य ठाकरे कोर्ट में आ गए, उनको जो बोलना था एफिडेविट में बोल दिया। उसके बाद में हमने लगाया कंटेम्प्ट का और परजुरी का प्रोसिक्यूशन आदित्य ठाकरे पे। आपने झूठा एफिडेविट दिया है। अब वो इस कॉन्फिडेंस में थे कि हमने तो दिशा के पेरेंट्स को मैनेज कर दिया है, हमने तो उनसे लिखवा के ले लिया है। उनको ये मालूम था नहीं कि आगे क्या होने वाला है और क्या। तो हमने कहा कि सारे उनके हथियार कवच कुंडल जितने थे सब उतार लिए, अब आ जाओ मैदान में। तो ये जो अधिकतर हुआ, एसएस हाँ, अधिकतर एसएसआर वॉरियर यही बोल रहे थे कि दिशा हाँ के माता पिता तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, सुशांत की बहनें नहीं बोल रही हैं, उनके फादर कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इस केस का कुछ नहीं होगा। तो सुनिए ये सुनिए, माहौल बनाया जा रहा था। हाँ सुनिए क्या है, इनके पास में आदित्य ठाकरे के पेड पेड वो ट्रोलर्स और मैसेज बनाने वाले वो सब टीम रहती है उनकी। वो हम्म। जाकर अरे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हो सकता, ये डिस्करेज करो, मिसगाइड करो, ये करो, वो सब किसी को गालियां दो, किसी को, सब चलते रहता है उनका। अब आप एसएसआर वॉरियर की बात कर रहे, तो एसएसआर वॉरियर करके जो यूट्यूब चैनल है उसमें राहुल करके है, सेंसिबल पर्सन है, तो वो एक अच्छी सेंसिबल बातें करते हैं। बाकी जो कुछ कुछ रहते हैं ना, अभी आप देखो कुछ कुछ ऐसे रहते हैं, या तो बेचारों को कुछ को लॉ का नॉलेज नहीं रहता, कुछ कुछ क्या रहते हैं, इतने ओवर होशियार रहते हैं, या तो आता कुछ नहीं लेकिन ऐसे ही वहां झाड़ने आ जाता, अरे ऐसा नहीं यार वो सब ऐसा हो रहा है, ये वो हमसे भी पूछते सुशांत रहते हैं, तारीख बताइए, हियरिंग की तारीख तारीख बताइए। बताइए, करे वो करे। तो उसमें एक बहुत अच्छा जवाब दिया था। मुझे एक ऐसा ही विषय आया था, तो मैंने कहा एक सिंपल चीज, ये हमारा केस है, हमको पता है हम कैसा लड़ना है, आपको लगता है आप आपका अलग केस डाल दो, हमको मत पूछो आप। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब था। पर दूसरा एक बताता हूं मैं, क्या होता है कि एक ऑटो चलाने वाला था, उसने ऑब्जेक्शन लिया, बोले प्लेन का पायलट बराबर नहीं है। तो पायलट ने पूछा भाई क्या गलती हो गई मेरे इसमें। वो बोले आप ना, बोले ऐसा नहीं उड़ते हो, आप जब टेक ऑफ करते हो तो आप ऐसा टेक ऑफ करते हो बोले।
तो बोले आपने ऐसा उड़ना चाहिए था, बोले तो आपको नहीं आता है, बोले वो प्लेन उड़ाते। तो ये जो रहता है, वो जो ऑटो चला रहा है उसने ऑटो के बारे में बात करना। मैं ये नहीं कहता कि ऑटो चलाने वाले को प्लेन का नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर बोलना तो सेंसिबल बोलना। तो ये अभी कोर्ट में वकील क्या कर रहा है, वकील को बेहतर मालूम है। तुमको अगर एक्स्ट्रा होशियार हो तुमको लगता है तुम बहुत ही बड़े ब्रिलियंट हो, तो जाओ कोर्ट में पिटीशन फाइल करो, तुम्हारा तुम लड़ लो। तो ये, लेकिन अब ये आते हैं, अच्छा हो कि अपने टीम में से कोई भी। अब नीलेष जी आते हैं 2022 अप्रैल महीने में, जहां से इस पूरे स्टोरी को मैनेज करके पहली बार रोहन रॉय कैमरे पर आया। और एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पहले शुरुआत किया था, ये जो इंडिया टुडे ग्रुप है, उनके जो मालिक हैं अरुण पुरी, उनकी बहन जो हैं, उन्होंने शुरू किया था। और वो मधु त्रेहान करके हैं, वो आजकल नरेश त्रेहान की पत्नी हैं वो। तो मधु त्रेहान ने ये न्यूज लॉन्ड्री शुरू किया था। अब ये न्यूज लॉन्ड्री के ऊपर पहली बार रोहन रॉय अपियर होते हैं, और वो दिशा के माता पिता के साथ अपियर होते हैं। और वहीं से ये स्टोरी को प्लांट किया गया कि ये मीडिया वाले जो हैं वो गलत ट्रोल कर रहे हैं, गलत खबरें चला रहे हैं, झूठी खबर चला रहे हैं, दिशा ने सुसाइड ही किया था, ये रोहन रॉय ही था। और उसके पहले जो किशोरी पेडनेकर जो गई हैं और उनसे जो एप्लीकेशन पे साइन करवाया है, वो सब क्या उसने इस पिटीशन में इसका भी जिक्र हुआ है क्या? ये सारी चीजें अभी आप देखते जाइए। इसमें वो न्यूज लॉन्ड्री हो, रोहन राय हो, और खास करके वो पर्सन मिस्टर सतवंत सिंह, जो उस न्यूज लॉन्ड्री पे आकर इंटरव्यू दे रहा है कि देखो मालवनी पुलिस बहुत अच्छा इंक्वायरी किया, बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया, आप लोग उसको देखना नहीं चाहते क्योंकि आप एक नैरेटिव में फंसे हुए हो। मैंने मेरे लेवल पे बहुत ट्राई किया, मुझे बहुत दुख हुआ कि ये दिशा की बदनामी की जा रही है। तो ये जो मगरमच्छ के आंसू जो बहा रहा था ना, वो अब ये सारे मगरमच्छ के आंसू जिंदगी भर बोलना, देखो बराबर कोर्ट में, जेल में, जैसा जहां उसको कोर्ट भेजेगा वहां जाकर बहाने के। कुछ बातें बोल नहीं रहा हूं मैं अभी, बहुत जल्दी इसमें होगा। अभी वो लीगल व्यक्ति तो सर्विस अद्भुत है नीलेष जी, वो तो बनारस से वो कह रहा है कि हम पहुंचे कैसे, उसका क्या कहानी है? वो तो हाँ बिल्कुल हाँ फंसता हाँ, हुआ दिख रहा यस यस। वो ये कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करने वाला विषय देखिए। अभी दिशा सालियान का डेथ होता है। दिशा सालियान के डेथ के समय इंक्वायरी के लिए बिहार से विनय तिवारी जी आते हैं, आईपीएस, जो सुशांत सिंह के केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और मुंबई पुलिस को बोलते हैं आप दिशा सालियान की केस की फाइल हमको दो। जैसा वो व्यक्ति आईपीएस ऑफिसर मुंबई में एंट्री करता है, उसको उठा के डिटेन कर दिया जाता है आईपीएस अधिकारी को। बल्कि वो पूरा बात करके कम्युनिकेशन करके आए थे कि मैं आ रहा हूं और सरकार का जिम्मेदारी था उनको हेल्प करना। तो अच्छा क्यों किया? तो यही किशोरी पेडनेकर के वो जब मेयर थी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो कॉर्पोरेशन के अधिकारी कहते हैं कि हमारा कोविड प्रोटोकॉल है, बाहर से जो आता है उसको हम 14 दिन क्वारंटाइन करते हैं, डिटेन करते हैं। उनके हाथ पे स्टैम्प मार दिया गया, सारे मीडिया चैनल ने दिखाया था, ठीक है। उसी टाइम में ये सतवंत सिंह आता है और इंटरव्यू में बोल रहा है, ये जो न्यूज लॉन्ड्री का न्यूज है ना, ये न्यूज लॉन्ड्री के जो तथाकथित मालिक है और जो इस केस में इन्वॉल्व है, और ये पर्सन सतवंत सिंह, इन लोगों को प्रोसिक्यूट करने के लिए भी काम का है, और इसके थ्रू मालवनी पुलिस एंड तथाकथित तब के उद्धव ठाकरे के लोग और आदित्य ठाकरे के लोग और सरकारी अधिकारी को एक्सपोज करने के लिए भी अच्छा है। तो सतवंत सिंह आता है बनारस से फ्लाइट से, मालवनी पुलिस स्टेशन पहुंचता है, वो खुद इंटरव्यू में कह रहा है पुलिस के साथ में रह के पूरा इंक्वायरी कंक्लूड करता है। और उसका देखो, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना
पुलिस दिशा के माँ बाप को उसकी ना डेड बॉडी देखने देती है, ना उसके कपड़े देती है, ना उसका मोबाइल देती है। सतवंत सिंह को कपड़े देती है उसके, और बोले रोहन राय को मोबाइल देती है। ये कौन से लॉ के तहत दिया भाई आपने? कोई बात नहीं, अब ये काम कर रहा है वहां पर, तो इसको वो क्वारंटाइन का, कोविड प्रोटोकॉल का रूल इसको लागू नहीं होता है क्या? तो ये एक स्पेसिफिक प्रूव करता है जो कॉन्स्पिरेसी थी। इसी ग्राउंड पे अरेस्ट होंगे ये सब। अभी अभी देखते जाइए, वो मालवनी पुलिस स्टेशन का ऑफिसर, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी, ये सतवंत सिंह, ये सब लोग। देखिए क्या है, मिस यूज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पुलिस मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी, पब्लिक फंड मिस यूटिलाइजेशन टू सेव द अक्यूज्ड। एक आरोपी जो उस समय महाराष्ट्र का कैबिनेट मिनिस्टर है, आदित्य ठाकरे, उसका पिताजी उस समय चीफ मिनिस्टर था। तो ये लोग सरकारी मशीनरी जो बनाई गई है फॉर द पब्लिक वेलफेयर, उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो ये लोग 409 रीड विथ 120B 107 109 ऐसे अबेटमेंट बाय एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन, इन्वॉल्वमेंट इन कॉन्स्पिरेसी, तो इन लॉ के तहत ये सब लोग उम्र कैद की सजा के हकदार है। ये सिर्फ एक ग्राउंड पे, बाकी अलग, बाकी ऑफेंस अलग। हेमंत सिकरे जो उनके साथी हैं, वो जैसे उनके पास कोई रिपोर्टर पहुंचता है वो पुलिस को कॉल कर देता है। नहीं, अभी अभी छोटी छोटी बातों में अभी मत जाइए। ये अच्छा। सब चीजें है ना। हाँ, ये सब चीजें मैं अगर आपको एक शॉर्ट में बोलता हूं ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिशा सारियान के पिताजी का कहना है कि जो कंप्लेंट रशीद खान पठान जी ने 12 जनवरी 2024 को पुलिस को दी है, जिसको सरकार ने एसआईटी इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड कर लिया है, उस कंप्लेंट में गैंगरेप, मर्डर, नारकोटिक्स, एनडीपीएस के सेक्शंस के साथ में आदित्य ठाकरे एंड अदर्स के खिलाफ एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने का, उनका प्रोसिक्यूशन करने का, कस्टडी में लेने का जो भी कंप्लेंट है उसमें एफआईआर रजिस्टर किया जाए और उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। इस प्रेयर को मेरा सपोर्ट है, ऐसा एफिडेविट उन्होंने दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल थिंग है। एक दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि भाई आप आदित्य ठाकरे और अन्य, मैं अन्य डॉट इसलिए छोड़ रहा हूं कि अभी इसमें जो कई ऐसे एक्यूज है, इनको पता भी नहीं कि उनका कब टिकट कट गया है अंदर जाने का। अभी मालूम पड़ता, कुछ बोल ही नहीं रहा हूं अभी। चेंबूर से बनकर कंप्लेंट आती है कि आप साइन करो अर्जेंट में। सालियन के पेरेंट्स को बोलते हैं आप अर्जेंट में साइन करो, नीतीश राणे को अपने को अंदर डालना है। तो वो चेंबूर से जो बनवा कर दे रहा है, वहां से लेकर अभी इतने हैं, और नियर अबाउट 12 पुलिस अधिकारी जेल में जाएंगे सीनियर तक। तो उसमें वन आईपीएस मतलब लेवल का अधिकारी एफिडेविट कोई और बनाता है, उस पर इनसे सिग्नेचर लिया जाता है और सिग्नेचर लेकर के इमीडिएटली पुलिस रजिस्टर करती है और फटाफट कार्रवाई शुरू करती है। और एफिडेविट क्या, सादा कंप्लेंट है, इनका साइन लिया। और देखिए इनका कहना ही है कि मेरे कंप्लेंट पे तुरंत एफआईआर रजिस्टर होता है और दूसरे दिन नोटिस भी निकल जाता है नीतीश राणे जी, नारायण राणे जी को, आप आओ और मुझे आप बताओ आपके पास में क्या सबूत है आदित्य ठाकरे के खिलाफ। और रशीद खान पठान साहब प्रूफ के साथ में डिटेल कंप्लेंट देते हैं, उसमें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एफआईआर रजिस्टर करो गैंगरेप और मर्डर का। उसमें 1.25 साल से एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा है। तो ये लेकिन दिखाता है लेकिन अब तो सरकार भी बदल गई सर, तब क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, नहीं उसमें है ना, पुलिस डिपार्टमेंट के जो तथाकथित है, जो ये ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हमारे तक कभी मामला नहीं पहुंचेगा। अभी सारा अभी अभी तो देखिए इनके जो
कुछ चीजें एफिडेविट में भी उन्होंने बता दिया, मेरे पास में बहुत कुछ है, मैं सिर्फ इतना ही दे रहा हूं, अदर मैं एडिशनल एफिडेविट में दे रहा हूं। कौन सी चीज कहाँ कैसी दी गई, कौन सी रोकी गई, कहाँ कौन सी अलग स्पेयर में है, कौन सा वीडियो कहाँ पर है, कौन से पार्टी के फोटो, पार्टी का वीडियो, आई विटनेस कहाँ क्या है ना, सब व्यवस्थित है। अभी मालूम पड़ेगा इनको सबको कि भगवान की मार कैसी रहती। अगर इस प्रेयर की 5 महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जानना चाहूं और जो दर्शक जानना चाहें, तो वो क्या है सर जो इन्होंने प्रेयर किया है? प्रेयर नंबर 1, मुझे इस पिटीशन में को पिटिशनर बनाया जाए। प्रेयर नंबर 2, रशीद खान पठान इनके कंप्लेंट पे आदित्य ठाकरे एंड अदर्स के खिलाफ में जो भी रेप मर्डर वाला जो भी चार्जेस उन्होंने लगाया उसमें एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट करो, सच बाहर लाओ। नंबर 3, इस केस में पुलिस की गलतियों की वजह से मुझे, मेरे फैमिली को बहुत हरेसमेंट हुआ, उसका मुझे इंटरिम कॉम्पेंसेशन दिया जाए, और ऑब्वियसली वो लॉ है, उस सरकार देने को बाध्य है, और सरकार उन दोषी अधिकारी के सैलरी में से, उनके प्रॉपर्टी में से सरकार वसूल करेगी बाद में। ये नंबर 3। नंबर 4, आदित्य ठाकरे एंड अदर्स का नार्को टेस्ट कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाए। उसके बाद में इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो फैक्टर जुड़ा हुआ था सिर्फ मतलब दिशा सालियान के पिताजी को ही वो जुडिशियल राइट था, आज वो भी कंप्लीट हो गया। इन्होंने क्लियर लिखा है कि मेरे बेटी का डेथ हुआ, इनको डेड बॉडी देखने नहीं दिए, वो सतवंत सिंह उधर से आ रहा है, वो देख पा रहा है, रोहन राय देख ले रहा है, बाकी सब देख ले रहे हैं, इनको नहीं देखने दिए। फिर इनके बेटी का पोस्टमार्टम 3 दिन के बाद कर रहे हैं, और सुशांत सिंह का सेम डे पे कर रहे हैं। और वो ना, एक अधिकारी से मेरा बात हो रहा था, मैंने एकदम रफ वर्ड में बोला, मैंने वो तुम्हारी स्टोरी हमको मत सुना, जो भी टेस्ट होती है ना, आरटीपीसीआर टेस्ट आधा घंटे में भी आ सकती है, 1 घंटे में आ सकती है। दूसरा, आरटीपीसीआर टेस्ट आपने सतवंत सिंह की थी क्या? और जब रेप का मामला है, उसके एविडेंस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, अब उसमें आप 3 दिन लगा रहे हो, बेवकूफ समझते क्या पब्लिक को? तो ये जो भी एक बचाना चाह रहा था उनको, उसको एक हमारा जवाब था हमारी टीम का। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब इन्होंने क्या किया, 174 सीआरपीसी के तहत में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट वाला केस रजिस्टर किया। वो भी एफआईआर ही होता है, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट होता है। अब एडीआर का जो 174 है, उसका 176 सीआरपीसी है, उसका सबसेक्शन 4 है, ये एफिडेविट में लिखा है कि 176(4) के तहत क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक इंक्वायरी करता है और एक पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी करता है, 2 पैरेलल इंक्वायरी चलती है इसमें। उस इंक्वायरी में इनके रिलेटिव को नोटिस देकर बुलाना और उनको थ्रू आउट इंक्वायरी प्रेजेंट रहने को परमिशन देना, ये मैंडेटरी है अधिकारी के ऊपर। अब इन्होंने एफिडेविट पे दिया कि उन्होंने कहा कि मैं गया, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई उन्होंने कहा कि मैंने आपके चैनल पे भी बोला उन्होंने कि भाई मैंने पूछा उसको, रोहन को, कि ये बिल्डिंग है, फिर उसका वॉल कंपाउंड है, उसके बाहर 7 से 10 फुट पे उसकी बॉडी गिर रही है, तो ये कैसा हो गया, कैसा पॉसिबल है, मेरे को तो इस पे डाउट है। तो उसको एक नई स्टोरी, एक बहुत बड़े रिपोर्टर है, उनको भी एक स्टोरी क्या बोलता है पुलिस वाला, बहुत हवा का तेज झोंका था बोले, तो इसमें तो वो जो रिपोर्टर है, मेरे ख्याल से जयेश कुमार शाह जी शायद, दिव्य भास्कर गुजराती के, कि हाँ उनका ही शायद, तो वो रिपोर्टर ने उस पुलिस अधिकारी को पूछा, बोले साहब आप चलिए, आप बताइए जिस दिन उतना हवा का फोर्स रहता है ना, उस दिन हम जाते हैं, उतने ही वेट के ऊपर से बॉडी छोड़ते हैं, आप बताइए कितनी दूर उड़कर कितने दूर जाती है, तो बोले फिर चुप हो गया। तो इनको लगा पत्रकार बेवकूफ है, इनको लगा जनता बेवकूफ है, इनको लगा ये बाकी सारी दुनिया बेवकूफ है, सिर्फ हम ही एक होशियार है। तो इन्होंने एक बात और पूछी उन्होंने
कि बोले वो बॉडी कैसी गई एक, और उन्होंने कहा कि मैं जब दूसरे दिन वहां गया, एक ब्लड का डॉट नहीं था बोले वहां पर, जहां ये बता रहे थे बॉडी गिरी है। तो ये भी बहुत सीरियस विषय है। तो ये इसमें लिया गया है एफिडेविट में कि इस पॉइंट पे भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जब इंक्वायरी चल रही है तो एज ए रूल तुमको सीन रिक्रिएशन करना है ना, उसको जाकर उसी वेट का एक बॉडी बनाओ और ऊपर से फेंको, कहाँ गिरता है देखो। तो ये करते समय दिशा के पेरेंट वहां रहना जरूरी है, तो ये इन्होंने किया ही नहीं। तो इसके ऊपर एफिडेविट में लिखा है कि इस बार एसआईटी को बोलो ये करे, और मेरे सामने, मेरे और मेरे लॉयर के सामने करे। ये एक पॉइंट उसमें लिख दिया गया है। और उसमें ये प्रेयर में उन्होंने किया लिखा है, ये प्रेयर उनका है कि मेरे और मेरे वकील के सामने सीन रिक्रिएट हो। यस यस यस, ये हाईकोर्ट में ये भी उनका ये है। बाद में वो केस लॉ दिए है 2-4, जिसमें बताया गया है कि ये जो ये होता है 174 सीआरपीसी का पहले वाले जो डिसऑनेस्ट और क्रिमिनल आरोपी पुलिस अधिकारी ने जो क्लोजर रिपोर्ट बनाया है, उसके बेस पे ना आरोपी कोई बेनिफिट उठा सकता है, ना पुलिस कोई बेनिफिट उठा सकती है। ये बात तो और है कि अब तो सरकार ने ही खुद इस केस को रीओपन कर दिया, मतलब अर्लियर रिपोर्ट ये प्रॉपर नहीं थी, ये तो प्रूव हो गया, लेकिन वैसा भी उसके आधार पे कुछ ये उठा नहीं सकते। एक पॉइंट ये भी लिखा है। दूसरा इसमें केस लॉ दिया है, लॉ बताया है कि इस केस में पहली चीज जो भी रिपोर्ट थी इनकी कंक्लूजन की, वो रिपोर्ट देना चाहिए था एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ बलाट ज्यूरिडिक्शन। इन्होंने कोर्ट में दिया ही नहीं है, इन्होंने उठा के इनका नीचे का सीनियर पीआई मालवनी एसीपी मालवनी को बोलता है ये रिपोर्ट है, वो बोलता है ओके क्लोज एक्सेप्टेड। तो ये जज खुद बन गए। तो उसके ऊपर वो लॉ मेंशन किया है जो हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के गाइडलाइन थे कि ये हो ही नहीं सकता, ये मिसयूज ऑफ पावर है, आपको रिपोर्ट कोर्ट में प्रोड्यूस करना है और उसकी एक कॉपी पेरेंट्स को देना है, मतलब दिशा सालियान के माता पिता को देना है, ये मैंडेटरी है। तो ये मालवनी पुलिस कौन से ऑक्सफोर्ड के डिग्री से पाकिस्तान का लॉ पढ़कर आई है कि सारे दुनिया का लॉ एक साइड में और इनका लॉ एक साइड में, कुछ मतलब ये भूल गए कि वो इंडिया में मुंबई में जॉब कर रहे हैं, पाकिस्तान में जॉब नहीं कर रहे हैं, और उठा के वहां पर ही क्लोज कर दिया उन्होंने। तो ये सारी बातें एफिडेविट में ली गई है कि आप ये इसका भी इंक्वायरी करो, जुडिशियल, इसमें ये कहा गया कि अब इसकी जुडिशियल इंक्वायरी बैठा कि ये पुलिस अधिकारी ने जो मिसयूज किया है उसके ऊपर जो जिम्मेदार है, इंक्लूडिंग सीनियर ऑफिसर डीसीपी तक, जो नितेश राणे जी ने नाम बताया था, जो डीसीपी इनके पीछे पड़ा था, इससे जो एविडेंस मांग रहा था, वहां तक सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये इसमें मांग की गई। अच्छा, इन्होंने क्या अपने प्रेयर में रोहन रॉय और जो ये सतबंद सिंह है और जो बाकी साथी हैं, इनके इन्वेस्टिगेशन को लेकर के भी बात उठाई है? क्योंकि खबर है कि ये 1 साल तक रोहन रॉय इनके यहां रुका, वो रुकने के पीछे क्या कारण था? आपकी बात हुई होगी तो क्या उनका कहना था? नहीं, कुछ चीजें रहने दीजिए आज के लिए, उसको अपन नेक्स्ट एपिसोड में, अब इनको और करने दीजिए ना, इनको थोड़ा सा कंफ्यूज होके आरोपियों को और ट्राई करने दीजिए ना, और उनको जाने दीजिए इनके घर पे, और उनको ट्राई करने दीजिए इनको मैनेज करने का। इनको अब मालूम पड़ेगा कि क्या ट्रैप है, ट्रैप क्या है, तो अभी मालूम पड़ेगा। तो अच्छा, अब जब दिशा के माता पिता कोर्ट में अपीयर होंगे तो फिर कोर्ट का रुख कैसा रहेगा सर? अब तो लोकस नहीं पूछेगी कोर्ट। नहीं, लोकस का तो सवाल ही नहीं है। और सुनिए, लोकस का सवाल तो वैसा भी खत्म हो गया था, खत्म हो गया है। वो पहले तो हम जब हमारी कंप्लेंट ही एसआईटी ने ले लिया है तो हम ही कंप्लेनेंट बन गए, तो वो विषय खत्म हो गया। इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने क्या किया है इस एफिडेविट में, एक केस लॉ कोट किया है, और सबसे खास बात, वो केस का जो ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर पास किया था बॉम्बे हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने, जिसकी वन ऑफ द जज जस्टिस भारती डांगरे मैडम थी, जो आज खुद हमारे बेंच में चीफ जस्टिस के तरह आज। तो उसको कोर्ट किया है इसमें। तो उस जजमेंट में क्या हुआ था, मुक्ता दाभोलकर का पिटीशन था और उसमें एक पीआईएल भी था, सिमिलर केस था।
किसका था? नरेंद्र दाभोलकर के मर्डर केस का। उस केस में एफआईआर होकर 1 साल हो गया, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस, करके वो लोग भागे, बॉम्बे हाईकोर्ट आए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला 1 साल सीबीआई को दिया, सीबीआई के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किया, सीबीआई के अधिकारी को वार्निंग दिया, ये भारती डांगरे मैडम, और पीछे पड़ के कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन करवा के आरोपी अरेस्ट करवाए और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करवाने पे मजबूर किया। अब इसमें क्या लिखा है उनके एफिडेविट के एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको बताता हूं कि वो एक मर्डर का केस था। ये वाला केस मल्टीपल मर्डर्स का है, दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत एंड अदर्स। ये केस गैंगरेप का भी है, ये केस चाइल्ड अब्यूज का है, ये केस ड्रग्स ट्रेड का है, ये है ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। इतने सीरियस एलिगेशन वाला इतना बड़ा केस है, इसमें 5 साल होते आ रहे हैं, 4.5 साल हो चुके हैं, आज तक इसमें कुछ नहीं हो रहा है। एसआईटी कंस्टिट्यूट होकर भी 1.5 साल से कुछ नहीं हो रहा है। तो आप कृपया इसमें आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दिस कोर्ट इज बाउंड, तो आप इसमें सेम, ज्यादा मत लेकिन सेम आप कॉग्निजेंस लीजिए, सेम आप कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन कीजिए और जल्दी से ऑर्डर दीजिए, नहीं तो अभी ये विटनेस को थ्रेटन करना, ये सारे काम होते रहेंगे। इसमें और प्रेयर की गई है कि पिटिशनर रशीद खान पठान, एडवोकेट नीलेश ओझा और आई विटनेसेस जिनके नाम हमने डिलिबरेटली सीक्रेट रखे हैं, इन सब को पुलिस प्रोटेक्शन देने का, और खुद इनको भी, दिशा सालियान के फैमिली को भी, इन सब को पुलिस प्रोटेक्शन देने का जिम्मेदारी पुलिस का है। उसमें एफिडेविट में और लिखा है कि इस देश के कई नागरिक बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। ये अभी अधिकारी देने से टालमटाल कर रहे हैं, जिसको नहीं चाहिए। मतलब आज आरोपी आदित्य ठाकरे को कौन सी वाई जेड, कौन सी सुरक्षा देके रखी है, वो बाबा सिद्दीकी को कौन सी वाई सुरक्षा देके रखी है आपने, और जो लोग अन्याय के खिलाफ में लड़ रहे हैं और इन मतलब जो भी है माफिया लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं, उनके प्रोटेक्शन की चिंता नहीं है। तो इसमें कंसर्न सीनियर अधिकारियों पे लायबिलिटी फिक्स करो, और कोई भी विटनेस को या फिर पिटिशनर को या इस केस से संबंधित किसी भी व्यक्ति की जान को कुछ भी होता है तो उसमें इन लोगों के खिलाफ में एक्शन ली जाए, मतलब उनके खिलाफ में ही एक्चुअली मर्डर का मामला चलना चाहिए। इस टाइप का इसमें एफिडेविट पे लिखा गया है। कोर्ट मॉनिटर्ड की आपने बात की है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने प्रेयर में की है। ये कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके पीछे क्या आधार है? इसके पीछे क्या आधार है? मतलब सिंपल चीज है। पहली चीज, पुलिस ने ठीक है जो गलत किया, लेकिन एसआईटी भी केस रीओपन करने के बाद में टेबल टेनिस ही चालू है ना एसआईटी का। जनवरी 2024 को, 1 जनवरी को रिपब्लिक भारत से लेकर सारा मीडिया पहुंच गया था मलाड में उस घर के सामने, क्योंकि एसआईटी ने कहा था हम सीन रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। फिर किसका फोन आ गया, किसका क्या हफ्ता पहुंच गया या क्या हो गया, अचानक गायब, बेचारे पूरे पत्रकार परेशान। तो ये जो है, ऐसी सारी चीजें हैं, ये सफिशिएंट है, ये कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सफिशिएंट है। और उसमें क्लियर कहा गया कि पहले एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए, एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में ही फिर अरेस्ट, कस्टोडियल इंटरोगेशन, फिर नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ये सब चीजें आती है। दिशा सालियान के पिता के इस तरह से खड़े हो जाने का अब जो आपको इंपैक्ट दिख रहा है, कानूनी इंपैक्ट तो दिख ही रहा है साफ साफ, ये पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा? हालांकि इसके लिए आप उपयुक्त आदमी नहीं है, लेकिन क्या अभी तक जो एक दबाव बन रहा था कि भाई सरकार उनकी थी तो उन्होंने ऐसा किया, सरकार बदल गई फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, जैसा आपने कहा कि एसआईटी हुआ, सीन रिक्रिएट होने वाला था, फिर किसका फोन आ गया जो सीन रिक्रिएशन एकाएक बंद हो गया। तो अब इस दिशा के फादर के उठ खड़े होने से, उनके कोर्ट में चले जाने से
क्या अब उधर भी कोई टेबल टेनिस का कोई स्कोप खत्म? एक सिंपल चीज बताता हूं मैं, दिशा के माता पिता अब अगर खड़े होते हैं, हो गए मतलब, तो इनको कौन जवाब, मतलब सरकार हो, पुलिस हो या कोर्ट हो, तो ये कौन इनको ये बोलेगा कि नहीं नहीं, आपके लड़की के साथ अन्याय हो गया है, मर्डर हो गया है, लेकिन इतनी कोई अर्जेंसी नहीं है, अभी हमारा थोड़ा सा एक हमारे एक आदित्य ठाकरे साहब के घर की बकरी चोरी हो गई थी, वो इम्पोर्टेंट है, आज हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और दूसरा वो कोर्ट में अभी हमारा थोड़ा सा एक विषय चल रहा है, उसके 20,000 रुपए गुम गए थे, तो वो इम्पोर्टेंट है, वो हियरिंग करेंगे, आपके बेटी का विषय हम अभी देखेंगे 4-5 साल। ऐसा बोल सकता है क्या कोई? नहीं बोल सकता है। तो अभी छोड़ दीजिए, और अभी पब्लिक का जो रिस्पांस है इसमें, खास करके अभी क्यूआई पे मैं देख रहा हूँ, तो ये अभी नहीं, अब नहीं दबने वाला विषय, और अभी वो स्टेज क्रॉस हो चुकी है। सारे इफ्स बट्स ये वो, सिंपल वर्ड में बोलो, सारे भागने के रास्ते सभी लोगों के बंद हो गए, चाहे वो आरोपी हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो इसके पहले के जो देवेंद्र उपाध्याय जैसे डिसऑनेस्ट जज थे, चाहे कोई भी हो, तो ऐसा कोई अभी किसका कुछ नहीं है, सबके रास्ते अभी बंद हो चुके हैं। तो न्याय पाने का दरवाजा है ये, दिशा के फादर का कोर्ट में अपीयर होना या कोर्ट में अपना प्रेयर लगाना, क्या ये न्याय पाने का पहला दरवाजा है? अब ये खुल गया? फिर क्या तो, और उसमें एक्चुअली ये केस ऐसा है, इसमें कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी कोर्ट के सामने आ जाएगा पूरा विषय, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और कैसा एक लिमिट रहती है, एक प्रिंसिपल पे काम जो हम अपनी टीम करती है, सारे देश के जनता ने वो बात ख्याल में रखना चाहिए कि इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। आज सतीश सालियान जो है दिशा के पिता, आज उनकी बेटी के साथ हुआ है, आज एक महिला के साथ हुआ है, वो किसी की बहन है उसके साथ हुआ है, कल चल के उसके जगह आप खुद हो सकती हो, ये सारे महिलाएं सोचे, आपकी बेटी हो सकती है, ये किसी की बहन हो सकती है, तो ये सारा समाज अगर ये सोचे, तो इसको अगर आज रोक दिया, तो आगे चल के फिर ये आपकी आने वाली पीढ़ी, आप लोग सुरक्षित रहेंगे। आज इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया, इविल टॉलरेटेड इज इविल प्रोपोगेटेड, तो आपने उसको बढ़ावा दे दिया उसको। और अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए ना, दिस वर्ल्ड सफर्ड अ लॉट, not because of violence of bad people, but because of silence of good people। इस दुनिया का जो सबसे ज्यादा नुकसान, जो अत्याचारियों के अत्याचार से नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान अच्छे लोगों के चुप रहने की वजह से हुआ, जिन्होंने अत्याचारी को अत्याचार करने के लिए इनडायरेक्टली बढ़ावा दिया है। तो ये जो है, ये समाज इस बात को अच्छी तरह से समझ ले तो अभी है, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात है कि अच्छा जागरूक समाज है, और इसमें ये समाज उठकर खड़ा हुआ है, उनका सपोर्ट है, इसलिए मामला आगे बढ़ रहा है। नहीं तो पूरा प्लान तो था इसको क्लोज कर देने का, बहुत बड़े लेवल की इसमें चीजें हैं, बहुत बड़े लेवल की चीजें। आप एक गौर करो, सीबीआई 5 साल से हाथ पे हाथ धरी बैठी है, ठीक है, सीबीआई को छोड़ो, दिशा सालियान की केस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये केस ट्रायल छोड़िए, फांसी की सजा देने के लिए भी सफिशिएंट एविडेंस इस केस में है। मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट पार्ट बोलता हूं, इसमें इनके एफिडेविट में पैरा नंबर 3 में और 4 में इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है कि आदित्य ठाकरे ने जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किया है, ये झूठा एफिडेविट है। मेरे बेटी के केस में सीबीआई ने इसको कभी क्लीन चिट दिया ही नहीं था, और यह एफिडेविट पे आकर बोल रहा है कि इसको क्लीन चिट दिया है, तो इसके ऊपर इस मामले में भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये एफिडेविट में लिखा है इन्होंने। तो अभी तो चारों साइड से घिर गए आरोपी लोग। अच्छा, आपका निशाना उन पत्रकारों पर है, खासतौर से आपने न्यूज लॉन्ड्री का जिक्र किया, वो पत्रकार को सबक सिखाना बहुत जरूरी है इस केस में, क्योंकि ये निर्भया के बाद
मैं समझता हूं कि पूरा देश इस केस में दिशा के लिए उठ खड़ा होगा और आज के बाद तो निश्चित रूप से पूरे देश में एक क्रांति का माहौल बन रहा है, वो मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि आज दिशा के पिता खड़े हो गए हैं। अब तक यही लोग कह रहे थे, गुमराह कर रहे थे, ये दलाल पत्रकार सब मिल करके, कि दिशा का पिता कुछ नहीं बोल रहा, उनकी मां कुछ नहीं बोल रही है, ये मीडिया वाले कर रहे हैं और वो अपने को जिम्मेदार पत्रकार कह रहे थे। तो क्या आप सीरियस हैं इस बार कि ऐसे पत्रकार जो उनके पेरोल पर थे, बिके हुए थे या जानकारी नहीं थी और गलत मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे थे, उनको पनिशमेंट मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए और मिलने का पूरा सफिशिएंट मटेरियल है, चाहे वो न्यूज लॉन्ड्री हो, चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो, चाहे वो इंडिया टुडे ग्रुप हो। जो जो दोषी है सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसी दिशा में काम चल रहा है। अभी इनको देखो, इनके एफिडेविट के वजह से, किशोर तिवारी जी के स्टेटमेंट के वजह से और मोबाइल टावर लोकेशन, आदित्य ठाकरे खुद का झूठा स्टेटमेंट, इन सब के वजह से न्यूज लॉन्ड्री, राजदीप सरदेसाई, इनकी क्रेडिबिलिटी तो जीरो हो गई। लोगों के समझ में आ गया ये बिके हुए नैरेटिव वाले, मुझको अब जाने दीजिए, कुछ गलत वर्ड आ जाते हैं गुस्से में मेरे से, तो ये इस तरह के पत्रकार है। ये मतलब ये पत्रकार बोल भी नहीं सकते इनको, बस ये एक्चुअली दलाल है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी जनता के समझ में आ गई। ये इनका मेरे ख्याल से इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये न्यूज लॉन्ड्री वगैरह देखता कौन है कि ये पैसे देके इसका बढ़ाते रहते वो व्यूअरशिप वगैरह, उसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ये एक फैक्ट हो गया। बाद में लास्ट टाइम रिया का इंटरव्यू लेने के लिए राजदीप सरदेसाई जी आ गए, तुरंत दौड़े दौड़े भागे भागे, तो उसका पैसा किसने दिया था, वो अरेंज किसने किया था, वो एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अच्छा, और एक बात, इनके दिशा के फादर के एफिडेविट में एक बहुत और इम्पोर्टेंट बात लिखी है रिया चक्रवर्ती को लेकर। उन्होंने कहा कि मेरे बेटी का जिस दिन डेथ बता रहे हैं ये लोग, अभी मर्डर 7 को हुआ कि 8 को हुआ ये तो पार्ट अलग ही है, अभी उसमें तो अभी बहुत सारी चीजें हैं। उस दिन एकता कपूर का बर्थडे रहता है और सुशांत सिंह के मर्डर के पहले आदित्य ठाकरे का बर्थडे रहता है। तो क्या बर्थडे है, क्या पार्टी है, किसका कनेक्शन है, बाजू में रखते बात को। तो इन्होंने कहा कि जिस दिन ये बता रहे कि उसका मर्डर हुआ, सेम डे पे रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़ के अचानक भाग जाती है और तुरंत कुछ दिन में सुशांत का मर्डर हो जाता है। दिशा के मर्डर के बाद में सुशांत कहता है कि वो लोग अब मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो डरे हुए थे, ऑन रिकॉर्ड एविडेंस है। और बराबर वो मर्डर होता है एक। और आपका वो सतवंत सिंह इंटरव्यू में क्या बोलते हैं, इतना झूठा फैला रहे थे, बोले दिशा तो मैनेजर कभी थी ही नहीं, बोले सुशांत की। अभी उसके मैनेजर के अलावा उनके चार्ट्स रिलीज हुए, वो चार्ट्स में डिस्कशन चालू है, एक नया क्लाइंट है, ये आपको ऐड का है, जो बहुत डिटेल चीज है, पर एक शॉर्ट में बताता हूँ। तो वो मैनेजर थी, उनके पिताजी करे, लेकिन सतवंत सिंह करा की नहीं थी। तो और क्या है कि जो आदित्य ठाकरे को उस समय सपोर्ट कर रहा था वो मुंबई पुलिस के लिए बेस्ट था और बाकी सब झूठे थे। आप कुछ भी एविडेंस लेके आओ, सब झूठे थे। तो ये एक विषय हो गया। तो इन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती का ये हो गया विषय, और इसको क्या जरूरत थी आदित्य ठाकरे को आकर स्टेटमेंट देने की कि मैं रिया को नहीं जानता। उधर से रिया चक्रवर्ती की तरफ से एडवोकेट सतीश मान्य सिंधे आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज आती है कि रिया डोंट नो आदित्य ठाकरे, शी डोंट नो डिनो मोरे सिर्फ बोले उनका इसमें एक्टिंग में उनका सीनियर है, बाकी हमारा कोई लेन देन नहीं है। और दोनों बातें झूठी, एफिडेविट में लिख दिया है, दोनों चीजें व्हाट्सएप चैट से, फोन कॉल से साबित हो गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो रिया के व्हाट्सएप चैट रिकवर किए, ये एविडेंस किसी के पास नहीं है, सिर्फ ईमानदार अधिकारियों ने जो शेयर किया था उसके आधार पर हमने बातें सब सामने लाई।
तो जो तथाकथित सिलेक्टेड 10 ईमानदार अधिकारी है, उनके प्रेयर में रिया को कैसे उन्होंने अपने प्रेयर में लाया है, रिया के यही विषय को? इसी कारण से कि आ, रिया बराबर मेरे बेटी के मर्डर के दिन पे भाग जाती है और बाद में सुशांत का मर्डर हो जाता है और रिया कहती है मैं आदित्य ठाकरे को नहीं जानती, आदित्य ठाकरे कहता है मैं रिया को नहीं जानता, और दोनों बातें झूठी साबित होती है। आदित्य मतलब उस ठाकरे ये प्रेयर में, कहता है मतलब उस प्रेयर में वो कह रहे हैं कि रिया सुशांत और दिशा के मृत्यु का सीधा संबंध है, ये इंक्वायरी होनी चाहिए और रिया की जांच होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। वो भी सीनियर पुलिस ऑफिसर का स्टेटमेंट भी दे दिया है, ऑन रिकॉर्ड वीडियो पे बोला है। डीजीपी रैंक का पुलिस अधिकारी उसने बोल दिया है, आईजीपी रैंक का, कि यस दोनों केस का कनेक्शन है, दिशा सालियान का केस इन्वेस्टिगेट होगा तभी सुशांत सिंह केस का मर्डर केस सॉल्व होगा। और ये बात नीतीश राणे जी भी कह रहे हैं, नारायण राणे जी भी कह रहे हैं, और 2 आई विटनेस, मतलब ये समझ लेना सब लोग कि हम जब कहते हैं 2 है तो 7 भी हो सकते हैं और 15 भी हो सकते हैं। हम इनको सोचने दो अभी कि हमने तो इसको मार दिया था, हमने तो इसको गायब कर दिया था, हमने तो इसका मर्डर कर दिया था। हाँ, वो इनको कह सब रहे हैं ना कि सोचने दो कि यार 10 लोगों की मौत हुई है, तो ये सोच रहे हैं कि हम तो सारे विटनेस को हटा दिया है। हाँ, ये खुद को भगवान समझने लग गए, काम तो शैतान के अभी हैं। इनका दिमाग घूम तो रहा ये होगा कि ठीक है, कौन 2 विटनेस के बारे में नीलेश ओझा बोल रहे हैं, चल रहा होगा इनके दिमाग हाँ में। ठीक है, हाँ, आओ ना कोर्ट में तो आओ ना। अच्छा और एक बात, अगर वो ऑनेस्ट होते तो वो खुद मेंशन करते पिटीशन को, साहब इसका हियरिंग लो और ऑर्डर पास करो। ये क्या करते हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी देखिए आप। रोहन राय गायब था, ये सतवंत सिंह वगैरह जो भी न्यूज लॉन्ड्री का इनका विषय था, जिस पहले इन्होंने क्या किया, दिशा सालियान के पेरेंट्स के थ्रू कंप्लेंट दिलवाया, एफआईआर रजिस्टर करवाया, इनको चुप करवाया, डराया, और उसके बाद में लगा कि हाँ अभी ये कुछ बोलेगा नहीं, तब आकर अगले महीने में मार्च 22 को ये करवाते हैं, बाद में अप्रैल 22 को फिर न्यूज लॉन्ड्री आता है, फिर इंटरव्यू, या रिपब्लिक भारत झूठा है, बोले न्यूज 18 झूठा है, ये न्यूज चैनल झूठा है, वो न्यूज चैनल झूठा है, सिर्फ न्यूज लॉन्ड्री सतवंत सिंह रोहन राय सही है। सारे देश की जनता झूठी है, उनका सब ये कहना था देश की जनता झूठी है, सारे चोर है, सिर्फ यही एक दूध के धुले हुए हैं, बस ये उनको, तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। तो ये क्या करते हैं, माहौल देखते हैं, तो इनको लगा अच्छा अभी थोड़ा सा सेटल हो गया, शांत हो गया, ऐसा हो गया, तो चलो मैटर बोर्ड पे। अभी इन्होंने देख लिया कि नहीं, ये अपना इकोसिस्टम इधर काम नहीं करता है, अपना जो भी है तिलस्म इधर काम नहीं करता है, ये लोग दे आर ब्लेस्ड बाय गॉड, ये परेशान रहते कि इनको पीछे कौन है। तो अभी ठीक है, कुछ चीजें उनको मालूम है, कुछ चीजें हम एक ही बात कहते कि वी आर ब्लेस्ड बाय गॉड, बस, बाकी कुछ नहीं। तो अब ये जो पिटीशन लगेगा, ये कब तक लगने की उम्मीद है, होली के पहले या होली के बाद? नहीं नहीं, होली तो कल परसों में है ना, अभी 1-2 वीक में बहुत ज्यादा चांस है आने का, हाँ बहुत ज्यादा चांस है अभी आने का। मतलब आप कोर्ट के पास भी कोई दरवाजा नहीं है कि तारीख पर तारीख देने का मामला अब नहीं रहा? नहीं, कोर्ट क्या किस आधार पे देंगे आप तारीख, वो मैं तो अभी कोर्ट में हम क्लियर बोलने वाले, साहब देखिए ये उनके पेरेंट्स खड़े, क्या जवाब देना अभी इनको ही दीजिए आप, अभी हम परेशान हो गए इनको जवाब देते थे। तो मतलब ये जो लोग जो सोच के बैठे हुए थे कि अब 5 साल बीत गया, मामला सब सलट गया और पॉलिटिक्स में भी बड़े बड़े लोगों को मैनेज कर लिया है, जांच एजेंसी को मैनेज कर लिया है, अब वो सारी बात खत्म हो गई। बुधवार 12 मार्च 2025 को वो सारी बात खत्म। अभी काउंटडाउन स्टार्ट। तो बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट नीलेश ओझा जी, कानून के लिए और देश के सबसे बड़े ऐसे पुत्र, ऐसे बेटा जो सेल्फलेस लड़ाई लड़ रहे हैं
और इस देश को एक बार फिर से निर्भया के बाद आपने फिर खड़ा कर दिया है कि कानून है तो रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होगा। नेता, अधिकारी, अदालत भी चाह करके भी उस कानूनी पेच से बाहर नहीं आ सकती। तो एसएसआर वॉरियर और हमारे सारे दर्शक, क्यूवाइब के दर्शक और जो भी टेलीविजन के, जो भी देश के दर्शक हैं, आज के बाद आपका भरोसा जग जाना चाहिए, कॉन्फिडेंट हो जाइए कि इस केस में अब जस्टिस होकर रहेगा, अब वो दिन दूर नहीं है। और जो लोग सवाल करते थे, उनको सवाल पूछने का पूरा हक है, उनके सारे सवाल सर माथे पर। हमारी लड़ाई जारी है, ईमानदार लड़ाई जारी है। और आज दिशा के पिता के खड़े होने से मैं उम्मीद करता हूं कि सुशांत के परिवार वाले भी, उनकी बहनें भी शायद खड़ी होंगी और मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो शायद उनके भी मन में कुछ जगे, उनको भी रुख करना चाहिए, उनको भी साथ में खड़े होना चाहिए। और फिर देखिए, इस देश के 140 करोड़ लोग उनके पीछे खड़े नहीं रहे तो फिर क्या। हर कोई हार जाए, लेकिन सत्य हारता नहीं है। परेशान होता है थोड़ी देर के लिए, पराजित नहीं होता है। तो उसकी प्रतीक्षा कीजिए, न्याय मिलने वाला है। नीलेश जी, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और मैं दिशा के माता पिता से भी यह आग्रह कर रहा हूं, हौसला मत हारिएगा। खड़े हुए हैं तो खड़े रहिएगा मजबूती से। कोई डराए तो डरिएगा नहीं, डरना नहीं है। आपके पीछे पूरा 140 करोड़ लोग देश का खड़ा है। बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े अधिकारी और बड़ी से बड़ी अदालतें आपके सामने झुकेंगे और उन्हें झुकाएंगे। आप डरिएगा मत। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।